ईरान की सड़क पर एक महिला बिना हिजाब के एक हाथ में सिगरेट लिए वो सुप्रीम लीडर खामेनी के पोस्टर को आग लगा रही है। और ये तस्वीर ये सिर्फ एक पोस्टर का जलना नहीं है, ये दशकों के गुस्से और बदलाव की चाहत का एक प्रतीक है जो अब ईरान की सड़कों पर समझिए लावा बनकर बह रहा है। बिल्कुल। ईरान में एक क्रांति की आग जल रही है। हमारे पास जो स्रोत है वो बता रहे हैं कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, आगजनी, पुलिस के साथ झड़पें, इन सब में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 500 से ज्यादा? हाँ, सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, लेकिन सच फिर भी मतलब किसी न किसी तरह बाहर आ ही रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान में लोग अब वो लाइन पार कर चुके हैं जहां डराकर उन्हें वापस घर भेजा जा सकता। तो आज हम इसी उथल पुथल की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो साफ बताते हैं कि ये सिर्फ महंगाई या किसी एक कानून के खिलाफ मतलब अचानक हुआ कोई प्रदर्शन नहीं है। इसके पीछे एक आर्थिक तबाही है, एक सामाजिक घुटन है और एक बहुत ही जटिल भू राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछी हुई है। हाँ। जिस पर अमेरिका और इजराइल जैसे भारी खिलाड़ी भी अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। तो हमारा मकसद आज यही जानना है कि इस बार ईरान में जो हो रहा है वो 1999, 2009 या 2022 के विरोध प्रदर्शनों से अलग कैसे है और क्या वाकई 4 दशकों से चली आ रही इस्लामिक सत्ता अपने अंत के करीब है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि ये विरोध तेहरान के किसी फैंसी यूनिवर्सिटी कैंपस से नहीं, हाँ, बल्कि ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ, जिसे ईरान की अर्थव्यवस्था की मतलब धड़कन माना जाता है। और जब दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की तो धीरे धीरे पूरा देश सड़कों पर आ गया। बिल्कुल। और हमारे स्रोतों से जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आती है वो ये है कि ये क्रांति अब सिर्फ हिजाब या राजनीतिक आजादी की नहीं रही, यह पेट की लड़ाई बन चुकी है। यही इस वक्त ईरान में हो रहा है। मतलब ये अब एक अस्तित्व की लड़ाई है। हाँ, आप आंकड़ों को देखिए तो समझ आता है। ईरान इस वक्त 40% से 70% तक की महंगाई झेल रहा है। 70%? हाँ, सोचिए, जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी वो अब 170 की है। और ईरान की करेंसी रियाल, उसकी हालत तो और भी खराब है। वो एक फ्री फॉल में है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 1.4 मिलियन रियाल तक पहुंच गई है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों की जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, हाँ, वो भी अस्पतालों से गायब हैं। लोगों के बच्चे बिना इलाज के मर रहे हैं। तो अब सवाल हिजाब का नहीं, जिंदा रहने का है। और इस आर्थिक बदहाली की आग में वो सामाजिक गुस्से का पेट्रोल भी तो डाला गया है। ये गुस्सा 2022 में महसा अमीनी की मौत से भड़का था। हाँ, महसा अमीनी, जिसे हिजाब ठीक से न पहनने के लिए मॉरल पुलिस ने बेरहमी से मार डाला था। आज की जो युवा पीढ़ी है, खासकर महिलाएं, वो अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। सही कहा। वो 1979 की क्रांति से पहले वाले ईरान की तस्वीरें देखते हैं जहां महिलाओं को आजादी थी और वो वैसी ही जिंदगी जीना चाहती हैं। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, एक तीसरी वजह भी है, हाँ, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया है। हाँ, और वो है उत्तराधिकार का संकट। 85 वर्षीय सुप्रीम लीडर खामेनी, उन पर ये आरोप है कि वो अपने बेटे मोश्तबा को अगला सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं। लोग इसे एक धार्मिक राजशाही के रूप में देख रहे हैं। ये 1979 की क्रांति के उन वादों के साथ सबसे बड़ा धोखा है जिसमें कहा गया था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और अब 45 साल बाद घूम फिर के कहानी वहीं आ गई। बस राजा ने कपड़े बदल लिए हैं, ताज की जगह पगड़ी पहन ली है। लोगों को लग रहा है कि उन्होंने एक शाह को हटाकर एक मुल्ला राजा को गद्दी पर बिठा दिया। बिल्कुल यही भावना है। प्रदर्शनकारियों की मौत और 10,000 से ज्यादा गिरफ्तारियों की खबरें हैं। 10,000? और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। ये तो सड़कों की बात हुई, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा डरावनी लगी वो ये है कि ये लड़ाई अब डिजिटल दुनिया में भी पहुंच चुकी है। सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है। यहाँ तक कि एलन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक को भी ब्लॉक करने की कोशिश की है। और चीन की मदद से सड़कों पर AI कैमरे लगाए गए हैं। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। जो बिना हिजाब वाली महिलाओं की पहचान करके उन्हें पकड़ रहे हैं। और जब दमन का कोई असर नहीं होता तो तानाशाही अपना दूसरा और सबसे पुराना हथियार निकालती है, विदेशी साजिश का आरोप। हाँ। जब वो अपनी नाकामियों और जनता के गुस्से को काबू नहीं कर पाते तो वो प्रदर्शनकारियों को देश विरोधी, शहरी आतंकवादी और अमेरिका इजराइल का पालतू ये सब कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा। ईरान की सरकार भी यही कर रही है।
वो इस पूरे विरोध को एक विदेशी साजिश बताकर अपनी बर्बरता को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई नहीं हो सकती? हमारे स्रोत भी तो अमेरिका और इजराइल की भूमिका का जिक्र करते हैं। तो क्या सरकार का ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है या इसमें कुछ सच्चाई का अंश भी है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर कहानी और जटिल हो जाती है। सरकार का आरोप पूरी तरह से झूठ नहीं है, लेकिन वो आधा सच बता रही है। आधा सच? सच ये है कि ईरान की जनता आज दो खलनायकों के बीच फंसी हुई है। एक उनकी अपनी दमनकारी सरकार और दूसरा अमेरिका, जो सालों से इस मौके की तलाश में था। मतलब जनता की लड़ाई तो असली है, लेकिन बाहरी ताकतें उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। एकदम सही। और अमेरिका के किरदार को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। 1953 में अमेरिका की CIA ने ऑपरेशन एजेक्स के तहत ईरान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था और फिर से शाह की राजशाही वापस स्थापित कर दी थी। और ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उस सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसादिक ने उन्होंने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण करने की हिम्मत की थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के तेल पर ईरान के लोगों का हक होना चाहिए, न कि ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनियों का। अच्छा। बस यही बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई। और विडुम्बना देखिए, आज वही अमेरिका ईरान में लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिमायती बन रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो सैन्य हस्तक्षेप तक की धमकी दे डाली थी। यहाँ वेनेजुएला का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है, जहां अमेरिका ने प्रतिबंध लगाकर और विपक्ष को समर्थन देकर सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई थी। ये एक तरह का एक पुराना प्लेबुक है जिसे फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस खेल में इजराइल भी पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया है। इजराइल का मुख्य लक्ष्य ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने से रोकना है। इजराइल जानता है कि अगर खामेनी के हाथ में परमाणु बम आ गया तो फिर उनके शासन को गिराना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक उत्तर कोरिया की तरह। और इसी के लिए इजराइल की वो ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन है, जिसके बारे में हमारे स्रोतों में बताया गया ना। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। सोचिए कि ईरान एक ऑक्टोपस है जिसका सिर तेहरान में है और उसके हाथ वो लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हुतियों जैसे संगठन है। पहले इजराइल सिर्फ इन हाथों से लड़ता था, लेकिन इस नई डॉक्ट्रिन के तहत वो सीधे ऑक्टोपस के सिर पर ही वार कर रहे हैं। हाँ, यानी ईरान के अंदर उसके टॉप वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों पर हमला कर रहा है। इससे ईरान की अजेय होने की छवि को भारी धक्का लगा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ईरान ने पहले भी 1999, 2009, 2019 और 2022 में भी बड़े विरोध प्रदर्शन देखे हैं, जिन्हें सरकार ने बेरहमी से कुचल दिया था। बिल्कुल। तो इस बार ऐसा क्या है जो चीजें बदल सकता है? इस बार ये अलग क्यों है? 4 मुख्य वजह हैं जो इस बार के विरोध को पहले से अलग बनाते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है अर्थव्यवस्था की मार, जिसकी हमने बात की। ये विरोध अब सिर्फ राजनीतिक हक या हिजाब की आजादी से कहीं आगे बढ़कर सीधे सीधे जीने की मांग को लेकर है। सही। लोग भूखे हैं और जब लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें डराना धमकाना या अच्छे दिन के वादे करके घर वापस भेजना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बड़ी वजह है वेनेजुएला का असर है, जिसका जिक्र आपने भी किया था। हाँ। ईरान के लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे वेनेजुएला में बाहरी और अंदरूनी दबाव से सत्ता बदली गई। इससे उन्हें एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है, एक यकीन मिला है कि खामेनेही की पत्थर जैसी सत्ता को भी हिलाया जा सकता है। बिल्कुल। और तीसरी वजह है सत्ता की कमजोर होती छवि। जैसा हमने अभी ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन की बात की, इजराइल द्वारा ईरान के प्रॉक्सी और टॉप सिक्योरिटी अधिकारियों पर लगातार हमलों ने सरकार की वो जो ताकतवर छवि थी उसे तोड़ दिया है। हाँ, उसे तोड़ दिया है। जब राजा कमजोर और लाचार दिखता है तो प्रजा का डर अपने आप खत्म हो जाता है। लोग देख रहे हैं कि जो सुप्रीम लीडर खुद को इस्लामिक दुनिया का रक्षक बताता था, वो अपने टॉप जनरलों को भी नहीं बचा पा रहा है। और आखिर में प्रतीकों की वापसी, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लोग अब सड़कों पर ईरान के आधिकारिक अल्लाह वाले झंडे की जगह 1979 से पहले का शेर और सूरज वाला झंडा लहरा रहे हैं। हाँ, वो पुराना झंडा जो प्राचीन फारसी गौरव का प्रतीक है। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रेजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लग रहे हैं, जो निर्वासन में हैं। ये दिखाता है कि लोग इस्लामिक रिपब्लिक से इतने तंग आ चुके हैं कि वो एक सेक्युलर ईरान की चाहत रखते हैं, भले ही उसके लिए पुराने प्रतीकों को वापस क्यों न लाना पड़े। सही कहा। तो हम वापस उसी तस्वीर पर आते हैं जहां से हमने ये बात शुरू की थी। वो महिला जो खामेनेई का पोस्टर जला रही थी, अब हम समझ सकते हैं कि उसके हाथ में जो आग है वो सिर्फ एक पोस्टर नहीं जला रही,
वो 70% की महंगाई को जला रही है, अपने बच्चों के लिए दवाई ना मिलने के दर्द को जला रही है और एक नकली धार्मिक राजशाही के धोखे को जला रही है। हाँ, ईरान आज एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां एक तरफ अपनी ही सरकार की गोलियां हैं और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे विदेशी खिलाड़ियों का अपने मतलब का खेल। बिल्कुल। ईरान के लोगों को न सिर्फ अपनी तानाशाही से लड़ना है, और ईरान की ये कहानी एक बड़ा और परेशान करने वाला सवाल भी खड़ा करती है, जैसा कि एक स्रोत इशारा करता है। क्या वेनेजुएला और अब ईरान में जो हो रहा है वो एक नए वैश्विक दौर की शुरुआत है? यही सबसे अहम सवाल है। एक ऐसा दौर जहां अमेरिका जैसी महाशक्ति अब सीधे तौर पर देशों पर कब्जा करने के बजाय प्रतिद्वंद्वों, अंदरूनी कलह और प्रॉक्सी लड़ाइयों के जरिए सत्ता परिवर्तन का खेल खेल रही है। क्या हम दुनिया को एक ऐसे जंगल में बदलते देख रहे हैं जहां नियम कानून नहीं, सिर्फ ताकतवर की ही चलेगी? ये सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं है, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आने वाले समय में दुनिया का भविष्य कैसा होगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना होगा।